बड़ी देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जातीय रूप से इतना ज्यादा विभाजित समाज है देश के अंदर, और हर जाति के अपने कुछ जो इश्यूज हैं उसको बड़े सिंबॉलिकली राजनीतिक दल उसको सामने रखते हैं, उसका वोट ले जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का सवर्ण और विशेषकर जो ब्राह्मण समुदाय है वो अपने को पैदाइशी और नैसर्गिक शासक मानता है, और वो मानता है कि उसके अलावा जो है किसी को भी शासन करने का अधिकार नहीं है। यहाँ का जो ब्राह्मण है वो चपरासी से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक हर पद पर स्वयं रहना चाहता है, चाहे 5% हो, चाहे 7% हो, चाहे 8%। यहाँ का जो ब्राह्मण है वो तुलसीदास की परंपरा है, जो उन्होंने लिख दिया कि ब्राह्मण मूर्ख भी हो तो भी पूजनीय है। वो चाहता है कि वो मेहतर का काम करे, लेकिन शाम को जो है वो नहा धो के कपड़ा पहन के आपसे जाके पैर छुआ के आपसे जो है सत्यनारायण की कथा कहवाए। ये मानसिकता है। सपा से जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ वो पूरे मन का गठबंधन कांग्रेसियों ने नहीं किया था। कांग्रेसियों ने जहां उनको वोट चाहिए था वहां तो उन्होंने जो है सपा से जो है जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहां उनका वोट सपा को जिता सकता था, तो अगर कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घृणा करते हैं तो सपा से करते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ने ये सीट जीती। निश्चित रूप से ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो ही वोट बैंक सीपीएम के पास भी है, वही वोट बैंक कांग्रेस को है। तो ममता बनर्जी को कहीं ये लगता है कि कहीं इनकी वापसी ना हो जाए, और इसी ढंग से कुछ व्यवहारिक बातें कांग्रेस को भी सोचनी होगी। कि आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास आज की डेट में एक्टिव 2 से 2.5-3% वोट है। अगर पिछले चुनावों का अगर आंकड़ा उठाते हैं तो विधानसभा चुनाव का भी आंकड़ा देख लीजिए। बिहार में भी 2 से 2.5% वोट है गठबंधन में, मतलब कि 7% वोट मिले हैं, लेकिन सीटें बहुत कम मिली है। बीच बंगाल में 2 से 3% वोट मिला था जो विधानसभा चुनाव हुआ था। ये ठीक है कि एक बाई इलेक्शन अभी जीत गई है वहां कांग्रेस, लेकिन अगर वोट बैंक का अगर देखें तो परसेंटेज ऑफ वोट जो है कांग्रेस का बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस अगर बहुत बड़ी हिस्सेदारी मांगेगी तो वो कोई क्षेत्रीय दल नहीं देगा। जी यूपीए और एनडीए जी दोनों गठबंधन, ये एनडीए का भी गठबंधन ही है पूरा। लेकिन वो पिछले 8 साल 9 साल से आराम से वो गठबंधन उनका चल रहा है। एनडीए का बहुत ज्यादा खटपट नहीं हुआ है, एक आध दो जगह छोड़ दे, लेकिन वो हुकूमत में है। लेकिन ये यूपीए वाले में इधर जो विपक्षी पार्टियां हैं इसमें सालों भर कुछ ना कुछ खटर पटर चलता रहता है। क्या कहीं देयर इज समथिंग लैकिंग? ये सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के पास जब वोट ही नहीं बचा तो वोट कहां शिफ्ट होगा। और दूसरी बात, अगर अखिलेश यादव कांग्रेस से वो जो जो वोट शिफ्ट करने की बात करके समझौता करेंगे, अगर करते हैं, तो कांग्रेस इतनी ज्यादा सीट मांगेगी कि जो है मतलब बिल्कुल अव्यवहारिक होगा, बल्कि उसको देने के कारण जो अखिलेश यादव कई जगह हार जाएंगे। विपक्ष का मोर्चा हो, कोई तीसरा मोर्चा ना हो, कोई कांग्रेस का मोर्चा ना हो, एकजुट विपक्ष का मोर्चा हो। उन स्थिति की जब जरूरत है, वैसी स्थिति की जब जरूरत है, तो ये एकाएक इस तरह की बयानबाजी जारी हो जाती है, बयानबाजी आती है सामने, जिसमें कभी गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे की बात होने लगती है, कांग्रेस को सलाह दी जाती है कि आप अपनी भूमिका तय करें। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये विपक्षी दल कितने गंभीर हैं बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, उन परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी लगातार हर तरीके से इन पे हमलावर है। लोकसभा चुनाव 2024 काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या इस बार चुनाव पक्ष और विपक्ष के बीच होगा या तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट? क्षेत्रीय दल की क्या भूमिका होगी? ये सारे सवाल सामने। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। ये वीडियो बहुत जरूरी वीडियो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस समय होगा या रिजल्ट आएगा उस समय फिर इस वीडियो को जो है अपलोड किया जाएगा, लिंक शेयर किया जाएगा। इसलिए कि क्या होने वाला है इसकी एक चर्चा वैचारिक रूप से, और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, किस तरफ कौन करवट बदलेगा, ये तमाम मसले हैं जिसको समझना जरूरी है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं। जेपी सिंह साहब हैं इलाहाबाद से और संजीव पांडे साहब हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक हैं। इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों, कि क्या होगा लोकसभा चुनाव में। क्या तीसरे मोर्चे की भी शुरुआत शुरू हो गई है? स्वागत है आप दोनों का सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। संजीव जी, आप ही के पास पहले चलता हूँ।
जी जी। देखिए, तीसरे मोर्चे की बात फिर परसों तरसों जब कलकत्ता में राष्ट्र समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तो हम्म। वहां से फिर इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई। जो समाजवादी पार्टी के जो टॉप लीडर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात करी, और उस मुलाकात के बाद ये एक बात सामने आई कि जो क्षेत्रीय दल है वो तीसरे मोर्चे के लिए गंभीर हैं। और उस बैठक के बाद अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि केसीआर, स्टालिन और तमाम रीजनल पार्टियां तीसरे मोर्चे को लेकर गंभीर हैं। लेकिन इसी बैठक के दौरान जो दो बातें विरोधाभासी सामने आई, जी। वो बात यह आई कि ममता बनर्जी कांग्रेस को खारिज कर रही हैं इस तरह के तमाम मोर्चे में। तीसरा मोर्चा के बाद ही मतलब हो गया कि कांग्रेस एक अलग मोर्चे के रूप में रहेगी, भाजपा का एक मोर्चा अलग है ही। और अखिलेश यादव भी जब तीसरे मोर्चे की बात करते हैं तो इसका मतलब वो कांग्रेस को उसमें स्वीकार करने को राजी नहीं है। लेकिन उन्होंने बातचीत का चैनल खुला रखा, जैसे उन्होंने कहा कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे तीसरे मोर्चा के गठन के साथ, कि कांग्रेस की क्या भूमिका होगी कांग्रेस तय करे। तो ये जो इस तरह की बयानबाजी जब चुनावों से पहले, अभी 1 साल रह गए हैं, बीजेपी युद्ध स्तर पे पूरी तैयारी कर रही है इलेक्शन के लेकर, हर फ्रंट पे मोर्चा खोले बैठे है। इनके कार्यकर्ता एक एक लोकसभा सीट का पूरा एनालाइज कर रहे हैं, आरएसएस से लेकर जो उनके तमाम संगठन है। ये जो विपक्षी दल हैं, जो एक मंच पे जिनको एकदम आ जाना चाहिए इस समय, और एक मंच विपक्ष का नजर आए, मतलब कि विपक्ष का मोर्चा हो, कोई तीसरा मोर्चा ना हो, कोई कांग्रेस का मोर्चा ना हो, एकजुट विपक्ष का मोर्चा हो। उन स्थिति की जब जरूरत है, वैसी स्थिति की जब जरूरत है, तो ये एकाएक इस तरह की बयानबाजी जारी हो जाती है, बयानबाजी आती है सामने, जिसमें कभी गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे की बात होने लगती है, कांग्रेस को सलाह दी जाती है कि आप अपनी भूमिका तय करें। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये विपक्षी दल कितने गंभीर हैं बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, उन परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी लगातार हर तरीके से इन पे हमलावर है, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ये तमाम मुद्दों पे जिस ढंग से बीजेपी हमलावर है, वैसे में विपक्षी एकता में अभी भी एक दरार दिख रही है, और ये एक मतलब की चिंता का विषय है। जी। नहीं तो ये जो तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है, जी ये सिर्फ अपने राजनीतिक तालमेल की वजह से कि एजेंडा भी कुछ है? देखिए, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहली बात, एक तो मुझे जहां तक लगता है कि तीसरा मोर्चा, देखिए तीसरा मोर्चा की बात हर चुनाव से पहले बनाने की बात होती है, बनता भी है मोर्चा इस तरह का, लेकिन बीच में फिर वो टूट फूट भी जाता है। ये जो क्षेत्रीय नेताओं के जो आपसी हम हैं, वो आपस में इनको तोड़ने में अहम भूमिका हो जाती है। कभी चौटाला साहब तीसरे मोर्चे की बात करने लगेंगे, कभी कोई बोलने लगा। तीसरा मोर्चा पहले भी मोर्चा इस तरह का बनता रहा है, गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चा। लेकिन ये एक सच्चाई है कि इस तरह के मोर्चा जो बने हैं, गैर कांग्रेसी या बीजेपी के जो मोर्चा बना है, वो बहुत स्थायित्व लिए हुए मोर्चा नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने एजेंडा होता है। और ये तीसरे मोर्चे के दलों को ये बिल्कुल पता होता है कि हमारी राष्ट्रीय पहचान नहीं है, हमारी सीमा यहाँ तक ही है, इससे आगे दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपना एक प्रेजेंस दिखाने के लिए, दूसरे दलों को ब्लैकमेल करने के लिए कि समाजवादी पार्टी एमपी में चली जाएगी लड़ने के लिए, ममता बनर्जी त्रिपुरा में चली गई, ममता बनर्जी मेघालय में चली गई। जो रिजल्ट आया वो आप सामने देख रहे हैं कि ये अपने आप को पोस्ट ये करते हैं कि बड़े राष्ट्रीय महत्व लेकर हम चल रहे हैं, हमारी पार्टी का बड़ा राष्ट्रीय महत्व है। लेकिन एक ज्योग्राफिकल सीमा, एक लिंग्विस्टिक सीमा से बाहर इनकी बहुत पहचान होती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी को अगर छोड़ दें, जैसे, या आम आदमी पार्टी जो है, ये कुछ जो भी आई है, या कामरेड जो बहुत पहले से है, ऐसे दलों को अगर छोड़ दें जिनका एक राष्ट्रीय पहचान है, ये जो छोटे छोटे जो दल मिलके आगे आपको नजर आ गए, जैसे अकाली दल है, वो पंजाब से थोड़ा सा निकलेगा, हरियाणा में लड़ेगा, कोई वजूद नहीं है। चौटाला साहब इनेलो बनाए हुए थे, यूपी में चले गए थे, वेस्टर्न यूपी में कोई वजूद नहीं है, 2 चुनाव लड़ने के बाद वो बाहर आ गए। जस्ट ये था कि जो दूसरे ग्रुप को ब्लैकमेल करना, कि वहां अजीत सिंह लीडर थे, उनको ब्लैकमेल करना, या उनको उनसे कोई राजनीतिक लेन देन करना, ये इस तरह की पॉलिटिक्स ये रीजनल पार्टियों की रही है। तो ये
इस चक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी रोकने की कोशिश करते हैं, या कांग्रेस के कद को छोटा रखने की कोशिश करेंगे, या उसको कद को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक रीजनल पार्टियों का टैक्टिक्स है। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव ने बात तो कर दी बहुत गंभीरता से कि तीसरा मोर्चा बनेगा, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस अगर इस मोर्चे में आएगा तो अखिलेश यादव को कोई चुनावी फायदा उत्तर प्रदेश में नहीं होने जा रहा है। अगर अखिलेश यादव तृणमूल कांग्रेस को कोई राजनीतिक बेनिफिट्स वेस्ट बंगाल में नहीं दे सकते, कोई ऐसा उनका वोट बैंक नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ न सिर्फ एक राजनीतिक जो लेन देन का जो एक जो होता है ना, जो समीकरण होता है, उसको बनाए रखने के लिए ये सारे मोर्चेबंदी होती है। उसी में फिर एक दूसरे को ये ब्लैकमेल भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों से भी नेगोशिएशन का एक रास्ता खुला रखते हैं। तो मैं समझता हूँ, आप देखिएगा इसमें से कई जो दल तीसरे मोर्चे में बात हो रही है, वो बीजेपी के साथ भी अभी अंदर खाते साठ गांठ में है। जैसे भारतीय बीजू जनता दल से बात हो रही है, उड़ीसा वाले नवीन पटनायक साहब से भी बात हो रही है। तो नवीन पटनायक साहब का तो आपने देख ही लिया है कि पिछले 10 सालों में उनकी क्या भूमिका रही है। बड़े तटस्थ मुद्रा में है कि ठीक है, हमारा उड़ीसा चलता रहे, दिल्ली में बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बीजेपी की सरकार से उनका बड़ा अच्छा तालमेल है। उसी ढंग से अगर आप आंध्र प्रदेश वाले जगनमोहन रेड्डी को ले लें आप, तो वो भी बीजेपी के साथ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका आंध्र प्रदेश सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारी आंध्र प्रदेश के भौगोलिक जो रीजन है, ज्यादा से ज्यादा हम तेलंगाना में घुस सकते हैं, केसीआर को डिस्टर्ब करने के लिए घुस सकते हैं, केसीआर के साथ कुछ लेन देन करने के लिए घुस सकते हैं। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों का एक बड़ा टैक्टिक्स है। और ये क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का आइडियोलॉजिकल कोई कमिटमेंट नहीं होता, ये बेसिकली फैमिली बेस्ड पार्टियां होती है, विरासत में मिली होती है। कहने के लिए कोई सोशलिस्ट है, कहने के लिए कोई बहुत सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहा है। ममता बनर्जी अपने आप को सेकुलरिज्म के चैंपियन बताती हैं, बीजू जनता दल अपने आप को आदिवासी और तमाम उड़िया उसके चैंपियन बताते हैं, अखिलेश यादव सोशलिज्म के चैंपियन बता रहे हैं क्योंकि इनके पिताजी सोशलिस्ट चैंपियन थे। तो ये तो होता तो है कि ये अलग अलग एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट इनके अंदर कोई होता नहीं है। ये बेसिकली कहीं ना कहीं फैमिली से बनी हुई पार्टियां होती है, जो एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में कमजोर होने लगती है, तीसरे जनरेशन में खत्म हो जाती है। जैसे हरियाणा में आपने देखा होगा, चौधरी देवीलाल साहब के बाद ओम प्रकाश चौटाला आए, चौटाला साहब के बाद उनका बेटा ही आपस में विभाजित हो गए। अब देख लीजिए कैसे मोर्चे बनते हैं इनके फैमिलियों में। तो पावर लस्ट है इनका। तो मैं मानता हूं कि ये जो मोर्चेबंदी की जो बात हो रही है, थर्ड मोर्चे की बात हो रही है, जस्ट एक नेगोशिएशन का मतलब कि एक लेन देन का मसला चल रहा है कि तीसरा मोर्चा जब बनेगा तो देखना चाहते हैं कि बीजेपी का क्या रिएक्शन होगा, कांग्रेस का क्या रिएक्शन होगा। बाकी आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि क्या है। मेरा ये मानना है। जेपी सर जी, संजीव जी जो कह रहे हैं आप सहमत है? वैसे रीजनल पार्टी में लालू प्रसाद यादव ने समझौता नहीं किया बीजेपी से, जेल में भी रहे, तमाम मुकदमे हो रहे हैं, उनके घर बेटे बहू बेटी सब पे मुकदमे हो रहे हैं, उन्होंने कोई सरेंडर नहीं किया बीजेपी के सामने। ये भी एक रीजनल पार्टी। जी देखिए सर, हर पार्टी का केवल अगर क्षेत्रीय पार्टी है तो मान ली फैमिली बेस्ड पार्टी भी हो, लेकिन उसका भी एक बेस वोट बैंक है या बेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसका बेस वोट बैंक छिटक के कहीं और चला जाए। जी बिहार का ही अगर आप उदाहरण लें तो बिहार में जो लालू प्रसाद यादव का कॉम्बिनेशन है और जो भाजपा का है, तो कागज में लालू प्रसाद यादव का कॉम्बिनेशन हर तरह से ज्यादा मजबूत है। और बीजेपी का तभी मजबूत होता है जब लालू प्रसाद यादव जैसी पार्टी, जैसे मसलन आपके नीतीश कुमार की पार्टी जब उनके साथ हो जाती है तो थोड़ा मामला एकदम 50-50 का हो जाता है या अपर हैंड हो जाता है बीजेपी का। लेकिन अगर बीजेपी अकेले लड़े छोटे मोटे छुटभैया दल के साथ, और अगर सब आपके लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर लड़े तो काफी रिजल्ट अंतर आ सकता है। देखिए, बात हो रही है तीसरे मोर्चे की या कांग्रेस के लीडरशिप में एक और मोर्चे की या किसी के भी लीडरशिप में एक और मोर्चे की, तो पूरे देश में विपक्ष की दो स्थितियां मैं देखता हूं। एक देखता हूं कि जहां कांग्रेस अन्य दल के साथ एडजस्टमेंट में है, जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है और अभी तक कायम है, अभी तमाम प्रयासों के बावजूद महाविकास अघाड़ी नहीं टूटा है।
आपके तमिलनाडु में आपका इनके साथ इनका गठबंधन चल रहा है, क्या कहते हैं, स्टालिन के साथ। लेकिन आंध्र प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं। आपके कर्नाटक में जो है वो जनता दल यू से एक जो है सरकारी गठबंधन हुआ था, वरना वहां 3 पार्टी का ही जो है आपस में जो है वो पिछले चुनाव में भी था, इस चुनाव में भी है, गठबंधन हुआ था। लेकिन गठबंधन में ज्यादातर लोग जो है वो क्या कहते हैं देवगौड़ा पार्टी के टूट के भाजपा में मिल गए थे, जिसकी वजह से सरकार वहां पलट गई। लेकिन आप अगर देखें कि बंगाल में अगर कांग्रेस तृणमूल से समझौता करती है थोड़ी देर के लिए अगर माने, तो तृणमूल या लेफ्ट फ्रंट भी उनके साथ समझौता करता है, तो आप ये सोचिए कि तृणमूल इन लोगों को कै सीटों पर एडजस्ट करेगी। तो एक वहां ये व्यवहारिक दिक्कत है। इसी तरह की व्यवहारिक दिक्कत केसीआर के यहाँ है, क्योंकि केसीआर के सामने भाजपा उतनी मजबूत नहीं है जहां वहां कांग्रेस ही इनको चुनौती दे रही है। आंध्र प्रदेश में भी यही स्थिति है। चंद्रबाबू नायडू हैं कांग्रेस, और कांग्रेस किसके साथ जाए? चंद्रबाबू नायडू तो बीजेपी के साथ जब चाहे मिल जाते हैं। वाईएसआर अब मिले हुए हैं, वाईएसआर कांग्रेस से ही निकल करके गए हैं। तो वहां 3 पार्टी रहेगी ही, चाहे आप पसंद करें या चाहे नहीं पसंद करें, क्योंकि अभी गंगा जी में इतना पानी नहीं बहा कि वो 3 पार्टी में 2 पार्टी जो है एक साथ हो जाए। क्योंकि सब जगह टोटल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। वाईएसआर को ये गुरेज है, वाईएसआर पार्टी के जगनमोहन रेड्डी को, कि हमको कांग्रेस ने जेल भेज दिया, जबकि वो कांग्रेस में ही लीडरशिप चाहते थे अपने पिताजी की विरासत में। और चंद्रबाबू नायडू तो उनके खिलाफ ही है। अब केसीआर के सामने भी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। भाजपा वहां कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भाजपा उस तरह का खतरा नहीं बनी। इसी तरह बीजू पटनायक के सामने भी मेन विरोधी पार्टी जो है वो आपके क्या कहते हैं कांग्रेस है। वहां भी भाजपा प्रयास कर रही है। अभी भाजपा वहां जो है बीजू पटनायक के लिए खतरा नहीं बन रही है। तो वहां बीजू पटनायक किससे समझौता करेंगे? भाजपा से करेंगे या उनसे करेंगे या इन दोनों से नहीं करेंगे? ये स्थिति है सर। और कहीं जहां कांग्रेस का, जैसे केरल है तो एक दोनों फ्रंट है, वो जीतेंगे तो भी समझ लीजिए कांग्रेस ही जीत रही, ये जीतेंगे तो भी कांग्रेस जीत रही। लोकसभा का जहां तक सवाल है, सदस्य संख्या की बात है कि कांग्रेस की ज्यादा आई या लेफ्ट फ्रंट की ज्यादा आई। महाविकास अघाड़ी में तो तय हो जाएगा किसको किसको कितना वोट मिलेगा, कब वोट सीट मिलेगी, जब जीतेंगे तो देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई विवाद नहीं है, राजस्थान में ऐसा कोई विवाद नहीं है, हरियाणा में है तो हरियाणा में भी 3-4 स्टेक होल्डर हो गए हैं। तो अब स्टेक होल्डर हो गए तो उनमें किसके साथ जो है क्या कहते हैं ये समझौता करेगी, क्योंकि जो भी स्टेक होल्डर है कोई अपने को किसी से कम नहीं समझता। अब रहा उत्तर प्रदेश का सवाल, जहां अखिलेश यादव ने पिछली बार इनसे समझौता किया था, जो है क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के 2 लड़के करके। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के पास जब वोट ही नहीं बचा तो वोट कहां शिफ्ट होगा। और दूसरी बात, अगर अखिलेश यादव कांग्रेस से वो जो वोट शिफ्ट करने की बात करके समझौता करेंगे, अगर करते हैं, तो कांग्रेस इतनी ज्यादा सीट मांगेगी कि जो है मतलब बिल्कुल अव्यवहारिक होगा, बल्कि उसको देने के कारण जो अखिलेश यादव कई जगह हार जाएंगे। तो अखिलेश यादव के सामने मजबूरी है कि कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में समझौता कैसे करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो टोटल वोट बैंक था, ब्राह्मण, दलित, मुसलमान पहले से ही छिटका हुआ है। ब्राह्मण सब जो है भाजपा की गोद में बैठ गया है, क्योंकि उसको लगता है कि भाजपा की गोद में जो है हमारा जो है सवर्णवाद कायम रहेगा। कांग्रेस के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सवर्णवाद लाए। फिर खड़गे साहब ने जिस तरह 50% का जो है पार्टी की उसमें सब रिजर्वेशन कर दिया है, तो यहाँ और मामला जरा सा गड़बड़ है। अभी 1-2 चुनाव लगेगा उत्तर प्रदेश में। अब अमेठी और जो है रायबरेली का मामला है। तो पहले जो है मुलायम सिंह हमेशा दोनों सीट पर जो है अपने कैंडिडेट नहीं उतारते थे। अब ये कहना है कि भाई हम जो है 80 सीट जीतेंगे, 80 सीट उतारेंगे, 80 तैयारी कर रहे हैं, और उस दिशा में अखिलेश काम भी कर रहे हैं। उन्होंने शूद्र कार्ड खेल दिया है कि भाई शूद्र हैं हम लोग, या बताओगे फिर शूद्र का मतलब क्या होता है। अब यहाँ आया तीसरा मोर्चा, और एक कांग्रेस वाला सो कार्ड मोर्चा है, जिसमें शरद पवार वगैरह सबको आप मान सकते हैं। तो तीसरे मोर्चे में मुख्य रूप से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, तो ये तीनों जगह कांग्रेस जो है का मामला है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस अखिलेश से समझौता करती है तो फिर कितनी सीट चाहिए, 2 सीट 5 सीट पर लड़ेगी, या उसको फिर 20 सीट 25 सीट चाहिए। आपके वहां पर जो है कांग्रेस और लेफ्ट का इस समय गठबंधन है। कांग्रेस ने 1 सीट भी जीत ली है, अच्छे खासे मार्जिन से जीती है, और मार्जिन इतना है कि जो आपके जो है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को मिला के जो है भी थोड़ा बीसी पड़ रहा है कांग्रेस और सीपीएम का जो है। और फिर सारे इस बार वहां जो आपका अकलियत है वो जो है कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन में आ गई, मैंने उनके सपोर्ट में आ गई।
तो कहने का तात्पर्य ये, अच्छा आपको वहां केसीआर के यहाँ भी यही स्थिति है। लेकिन ये जो विपक्ष का ये जो एक ब्लॉक बना है, ये जो एक ब्लॉक विपक्ष का बनता हुआ दिख रहा है या बनाने की बात हो रही है, ममता बनर्जी, अखिलेश और केसीआर जिसके मुख्य किरदार हैं। स्टालिन का नाम उन्होंने भले लिया हो, लेकिन स्टालिन कांग्रेस का समझौता है, वहां मिली-जुली सरकार है और काफी दिनों से चला है, इसलिए हमें नहीं लगता कि स्टालिन छोड़ के उसमें मिलेंगे। और बाकी एक दूसरा ग्रुप है, तो लालू दूसरे ग्रुप प्रसाद में जो यादव, आरजेडी आरजेडी नहीं, आरजेडी तो जो है उसके साथ भी कांग्रेस है बिहार में। हाँ वही तो। हाँ, तो कांग्रेस उसके साथ है, तो हमें तो लगता है, और नीतीश कुमार ने जिस तरह कांग्रेस से अनुरोध किया है और तेजस्वी और लालू का भी जिस तरह कांग्रेस के साथ तालमेल है, हमें तो लग रहा है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहेंगे, वो ममता बनर्जी के गठबंधन में नहीं जाएंगे। तीसरी बात, तो अब ये दो गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है और एक गठबंधन को दूसरे गठबंधन से जो है वो क्या कहते हैं, ज्यादा खतरा नहीं, क्योंकि अगर दोनों गठबंधन में जो भी चुनाव जीता तो लोकसभा में कोई ज्यादा जीता या कोई कम जीता, उनकी मिलीजुली सरकार बन सकती है, वहां अकेले सरकार बनाने का या उस तरह की अहम की लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन ये जो दूसरा गठबंधन बन रहा है, तो सवाल है कि इसमें है कि हम ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करें, ताकि अगर चुनाव के बाद जो आपस में जो है क्या कहते हैं तालमेल की स्थिति आएगी, ताकि हम बेहतर जो है सौदेबाजी कर सकें, प्रधानमंत्री का पद ले सकें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद ले सकें, गृह मंत्री का पद ले सकें और महत्वपूर्ण मंत्रालय ले सकें। ये सब उसकी लड़ाई भी जो है वो पैदल चलती है, कोई भी राजनीतिक दल दूध का धुला हुआ नहीं है। सबको महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहिए, सबको मलाईदार मंत्रालय चाहिए और सब उस सरकार में जो है अपनी हिस्सेदारी चाहेंगे और फिर वो अपने अपने स्टेट्स के हितों की रक्षा के लिए भी जो है सतत प्रयत्नशील रहेंगे कि भाई जो केंद्र से उनको असहयोग होता है वो असहयोग न हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर ये जो तीसरा मोर्चा बन रहा है और एक कांग्रेस का मोर्चा रहेगा और बीजेपी, लड़ाई हर जगह स्पष्ट है कि किससे किससे लड़ाई होनी है और किससे किससे होगी। यहाँ अगर आपका जो है कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत बनता है, जो अखिलेश और मायावती इनके आपके भाजपा के बीच में तीसरे रूप में रहता है, तो वो जो है वो दोनों को डेंट करेगा, वो विपक्ष को भी हरा सकता है, जैसा कि ओवैसी हर जगह मुस्लिम कैंडिडेट और मायावती उत्तर प्रदेश में करते हैं। बिहार में ओवैसी ने कहा कि साहब पिछले बार हमने कम कैंडिडेट खड़ा किया, हमको ज्यादा खड़ा करना चाहिए, मतलब इसलिए वो बड़ी भूमिका में वोट काटने के बिहार में आना चाहते हैं। ओवैसी मध्य प्रदेश में भी अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं, राजस्थान में भी खड़ा करते हैं, आपके महाराष्ट्र में भी खड़ा करते हैं। और फिर ओवैसी से भी कोई समझौता होना इसलिए मुश्किल है तो ओवैसी से समझौता होने के बाद समझौता होने से जो फायदा होगा उससे ज्यादा नुकसान ओवैसी से समझौते से हो जाएगा, क्योंकि तुरंत तब बीजेपी कहेगी कि देखिए साहब हमने तो कोई इनसे सक्रिय गठबंधन नहीं किया और ये लोग आपस में मिल गए और ओवैसी पार्टी कैसी है आप स्वयं जानते हैं। फिर उसको हिंदू मुसलमान कार्ड और जो है मजबूती से खेलने को मिल जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो ये जो तीन गठबंधन का रूप देखने में सामने आ रहा है, तो उसमें अगर केसीआर, अगर उसमें ममता बनर्जी और उसमें जो है अखिलेश यादव नहीं भी शामिल होते, तो इससे विपक्ष को बहुत नुकसान होने की संभावना नहीं है। और अगर जो है उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी अखिलेश के साथ शामिल हो जाती, तो अखिलेश की पार्टी जो है और मजबूती हो जाती, जो है क्या कहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि फिर मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना समाप्त हो जाती। लेकिन अखिलेश यादव तो इस समय अवधेश प्रसाद को अपने साथ विमान में उसी तरह घुमा रहे हैं जैसे किसी समय किसी और को घुमाते थे। तो इस समय अवधेश प्रसाद जो है उनके बिल्कुल बहुत नजदीकी हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कुछ और पक रही है जो आने वाले समय में साफ होगी। क्या है अभी सर, जरा इसके अवधेश प्रसाद वाला मामला बताइए, कौन क्या है अब कैसे है? वो मामला ये मोर्चे से अलग हो जाएगा, इसमें फिर बाद में बात करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन इस समय अच्छा। अवधेश प्रसाद उनके जो है सबसे बहुत नजदीकी हैं और ये जो अवधेश सूत्र प्रसाद कार्ड है, खेला है अवधेश इन्होंने प्रसाद कौन है? किसमें, ये अवधेश प्रसाद कौन है, ये तो थोड़ा बता दीजिए। हमारे ख्याल से बीएसपी से आए हैं क्या सपा में। ओके। अच्छा ठीक है, उस पर अलग चर्चा करेंगे। हाँ, अलग एक चर्चा करेंगे, सवाल और। उसको हमने होमवर्क ठीक से नहीं किया। लेकिन इस समय आप कहीं उनके विमान में उनके साथ देखेंगे तो अवधेश प्रसाद नंबर 1 पर हैं। अच्छा, जी एक सवाल और। जी यूपीए और एनडीए जी दोनों गठबंधन, ये एनडीए का भी गठबंधन ही है पूरा। लेकिन वो पिछले 8 साल 9 साल से आराम से वो गठबंधन उनका चल रहा है, एनडीए का। बहुत ज्यादा खटपट नहीं हुआ है, एक आध दो जगह छोड़ दे, लेकिन वो हुकूमत में है। लेकिन ये यूपीए वाले में इधर जो विपक्षी पार्टियां हैं, इसमें सालों भर कुछ ना कुछ खटर पटर चलता रहता है।
क्या कहीं देयर इज समथिंग लैकिंग? देयर इज गोडी मीडिया, अच्छा। जो उनके हर काम को जो है वो क्या कहते हैं अंतर विरोध के रूप में जो है वो करती है। हम्म। शिवपाल का इतना अपमान हुआ, सो कॉल्ड हुआ, गोदी मीडिया इतना चला रखा है ना, शिवपाल उनके साथ है, दाहिने हाथ बने हुए हैं। गोदी मीडिया की अगर आप खबरें शिवपाल के दाहिने हाथ बनने के पहले की आप देखते तो लगता कि नहीं है, इसमें कोई आपस में नहीं है। अखिलेश ने जब वहां तीसरे मोर्चे की बात की तो सीधे सीधे हो गया कि कांग्रेस को उन्होंने धता बता दिया। और जैसा संजीव भाई ने कहा कि उन्होंने एक खिड़की जो है अखिलेश ने वहां से आने के बाद खोल रखी है कांग्रेस के लिए भी। तो राजनीति में बहुत सी बातें जो ऊपर से दिखती हैं या जो एक एंगल्ड रूप से दिखाई जाती हैं वो सच नहीं होती, हम्म। उसमें बहुत पेच होता है। और फिर आप हम्म। जान रहे हैं कि ये देश इस समय ईडी, सीबीआई, एनआईए वगैरह वगैरह सरकारी एजेंसियों के बूते चलाया जा रहा है, ईवीएम के बूते चलाया जा रहा है। ये देश जो है आपके इजराइल के हैकर के बूते जो है चलाया जा रहा है। तो किसी को बहुमत मिला नहीं मिला, कितना मिला, इसमें अगर इन लोगों की भूमिका को आप नजरअंदाज कर देंगे, सोचेंगे लोकप्रियता से मिला, तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। जी हाँ संजीव जी, जी बताएं। नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही एकजुट होकर चल रही है और उनके अंदर जो फूट है वो नजर नहीं आ रही है, और विपक्षी जो हैं दल उनमें फूट लगातार नजर आती है। तो देखिए, उसके दो बड़े वाजिब कारण होते हैं। जी। सत्ता में जब तक कोई राजनीतिक दल बैठा हुआ है तो उसके सहयोगी उसको नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसके तमाम कारण होते हैं, मंत्री पद होते हैं, बाकी बड़े बिजनेस मॉडल्स होते हैं, इनकम का वो होता है, सरकार का मलाई कौन छोड़ना चाहेगा, तो ऑटोमेटिक वो नहीं छोड़ेंगे। छोटे मोटे जो खटपट उटपट जो छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो लेन देन करके उसको ठीक कर दिया जाता है। सिर्फ मुझे लगता है कि एक दो लड़ाइयाँ ऐसी हुई है जिसमें भाजपा को भी मात मिली है, शिवसेना के साथ इनका गठबंधन टूटा, और अब इस लेवल पे आ गया है कि शिवसेना शायद ही इनके साथ कभी वापस हो, जो हालात बन गए। बिहार में भी हुआ। हाँ 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 हाँ, बिहार में भी जैसे जेडीयू का गठबंधन टूटा। हालांकि आप जहां तक विपक्षी एकता की जब बात कर रहे हैं तो देखिए, एक बात बड़ी व्यवहारिक बात है, और वो व्यवहारिक बात सच्चाई है कि स्लीपर सेल भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा है विपक्षी दलों में। क्षेत्रीय पार्टियों का जो परिवार है उसमें बीजेपी ने अपना स्लीपर सेल परिवार के एक सदस्य को बनवा रखा है, और वो बीजेपी के इशारों पे ही काम करते हैं, और बीजेपी के इशारों पे जो नुकसान होना है वो नुकसान कर देते हैं। और आप देखिए होगा कि देखना आप देखिए, ये कई दलों में आपको मिल जाएंगे ऐसे। इवन कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल बहुत सक्रिय हैं, जो मिस डायरेक्शन में कांग्रेस को ले जाएंगे, राहुल गांधी को गलत सलाह दे देंगे। तो इस तरह के जो सलाहकारी जो उसमें भूमिका में जो कई स्लीपर सेल जो अपोजिशन में बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ अकेली गोदी मीडिया तो है ही, वो तो उस हिसाब से खेलता ही है। लेकिन ये जो बीजेपी के जो बंदे जो बीच में प्लांट किए हुए हैं जो दूसरे राजनीतिक दलों में, वो मान के चलिए कि वो विपक्षी एकता में एक बहुत बड़ी जो बाधक वो सारी चीजें हैं। तो मैं मानता हूं कि ये है, और कुछ देखिए कुछ क्षेत्रीय कंपल्सन भी है, और कई क्षेत्रीय दलों के अपने कंपल्सन भी हैं। जैसे अभी जेपी सिंह जी ने ये बात बोली कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ने ये सीट जीती। निश्चित रूप से ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो ही वोट बैंक सीपीएम के पास भी है, वही वोट बैंक कांग्रेस को है। तो ममता बनर्जी को कहीं ये लगता है कि कहीं इनकी वापसी ना हो जाए, और इसी ढंग से कुछ व्यवहारिक बातें कांग्रेस को भी सोचनी होगी। कि आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास आज की डेट में एक्टिव 2 से 2.5-3% वोट है। अगर पिछले चुनावों का अगर आंकड़ा उठाते हैं तो विधानसभा चुनाव का भी आंकड़ा देख लीजिए। बिहार में भी 2 से 2.5% वोट है गठबंधन में, मतलब कि 7% वोट मिले हैं, लेकिन सीटें बहुत कम मिली है। बीच बंगाल में 2 से 3% वोट मिला था जो विधानसभा चुनाव हुआ था। ये ठीक है कि एक बाई इलेक्शन अभी जीत गई है वहां कांग्रेस, लेकिन अगर वोट बैंक का अगर देखें तो परसेंटेज ऑफ वोट जो है कांग्रेस का बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस अगर बहुत बड़ी हिस्सेदारी मांगेगी तो वो कोई क्षेत्रीय दल नहीं देगा। वोट जब आपके पास है ही नहीं, आप वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते। अब बिहार जैसे स्टेट में 17 या 19 सीटें कांग्रेस विधानसभा में जीत पाई, 70 सीटें लेके। अब कांग्रेस वहां 40 में से 10 सीट मांगने लगे पार्लियामेंट में, तो वो दोनों कैसे दे सकते हैं। और आज की स्थिति में तब चूंकि जेडीयू भी उसमें आ गया, तो विपक्षी गठबंधन में, तो जेडीयू को भी एडजस्ट करना होगा।
तो कांग्रेस को बहुत सारी व्यवहारिक चीजों को सोचना होगा कि हम कैसे ये क्षेत्रीय दलों के साथ अपनी एरोगेंसी को कम करें। हम क्षेत्रीय दलों के जो कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया कि उसमें परिवारवाद है और कोई बहुत आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल बहुत कमिटमेंट जमीन पर उनका होता नहीं है, किसी ढंग से सत्ता को बनाए रखना होता है। तो इसी तरह से कांग्रेस के अंदर भी कई प्रॉब्लम्स हैं और कांग्रेस को उसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि कांग्रेस 10 साल से पावर में नहीं है। अब एक बात देखिए कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जब गठबंधन हो रहा था तो बहुत ही व्यवहारिक रूप से शरद पवार का रवैया था, लेकिन कांग्रेस उस समय भी 5-7 दिन डिसीजन लेने में देर करती रही, क्योंकि उस समय बीजेपी के कुछ स्लीपर सेल के लोग वहां घुसे हुए थे और उसी दौरान वो वहां पे देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण हो गया था, अगर आपको याद हो तो, जो अजीत पवार उधर गए थे। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के डिसीजन मेकिंग में भी कहीं ना कहीं काफी प्रॉब्लम है और उसमें बीजेपी के बंदे घुसे हुए हैं जो इनके डिसीजन को खराब करते हैं या इनको इस तरह से फैसले दिलवा देते हैं कि लेने को बाध्य करते हैं कि जिससे इनका नुकसान होता है। तो कांग्रेस को सारी चीजों को सोचना पड़ेगा कि अगर विपक्षी एकता जो अखिलेश यादव ने बोला है कि कांग्रेस तय करे। अब एक बात बताइए, कांग्रेस सोचती है कि हमको ऑटोमेटिक लीडर मान ले। अब ऑटोमेटिक लीडर आपको सारा विपक्ष मान ले, आप दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल को रगड़ा लगाते रहे। सिसोदिया अरेस्ट हुआ तो आपने सारे विपक्ष ने, इवन के सीपीएम ने भी साइन किया और तमाम दलों ने साइन किए सिसोदिया की गिरफ्तारी पे। जो छोटे राजनीतिक दल थे, स्टालिन कई राजनीतिक दल आए थे, आपने साइन नहीं किया। आप उसको बार बार आज भी आरएसएस के बी टीम कर रहे हो। आरएसएस के बी टीम अगर है भी तो वर्तमान में आरएसएस के बी टीम अगर आप कह के क्या पाना चाहते हो, आपको दिल्ली में तीसरे नंबर की पार्टी हो आप वहां। आज एमसीडी में भी वो काबिज है और विधानसभा में भी काबिज है और लोकसभा में भी 7 सीटों में वो अच्छी फाइट देने की स्थिति में है। तो उसको अगर कल को अगर आप विपक्षी गठबंधन में टॉप लीडरशिप पे आएंगे तो फिर आम आदमी पार्टी से किस मुंह से सपोर्ट मांगेंगे? कांग्रेस को आज की डेट में जो ये महीना चल रहा है, मार्च का महीना, 1 साल चुनाव के रह गए हैं, कई क्षेत्रीय दलों से जो स्थानीय विवाद है, जैसे आम आदमी पार्टी से दिल्ली में है, पंजाब में है, तृणमूल कांग्रेस से वहां वेस्ट बंगाल में है, तो ऐसे कई दलों से, अगर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में केसीआर से, ये इनको देखिए वेस्ट बंगाल से 40-42 सीटें आती है, दिल्ली से भी 7 सीटें आती हैं। अगर ठीक है आप नहीं जीत रहे हो, अगर इनके बंदे जीत जाएंगे तो कल इनका समर्थन तो आपको चाहिए होगा ना। अगर आप सबसे बड़ी पार्टी होंगे, वो आपका प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो कम से कम अपने जो ट्रोल आर्मी जो है नीचे, जो गाली गलौज करते हैं, उनको तो रोको फिलहाल, क्या अभी आप शांत हो जाओ भाई। बीजेपी भी तो यही करती है। आप एक बात देखिए बीजेपी कितनी व्यवहारिक है, आप ध्यान से देखिए। रामविलास पासवान के बेटे को मंत्री नहीं बनाया, पशुपति कुमार पारस को बना दिया था, लेकिन आज रामविलास पासवान के बेटे फिर पार्टी में आ गए हैं। देखिए समय के साथ आपको व्यवहार, आज रामविलास पासवान के जो बेटे को लाना भाजपा की एक मजबूरी थी बिहार के अंदर, क्योंकि वो दलितों का जो एक बड़ा सेगमेंट है वो उनके साथ है, रामविलास पासवान के बेटे के साथ है। तो ये व्यवहारिक पॉलिटिक्स तो कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस उसी एरोगेंसी में रहेगी, छोटे छोटे पार्टियों के अपने एजेंडे हैं, अपना लस्ट है, अपना कोई उनका एक सिस्टम है, वो सब ठीक है, लेकिन आज प्रैक्टिकल बात भी यही है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेना पड़ेगा। कहीं कांग्रेस को कई जगह सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कांग्रेस को कई जगह चीजों को छोड़ना पड़ेगा कि ठीक है यहाँ पे आप ही लड़ लीजिए, हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अगर फायर कमिटमेंट के साथ अगर आना चाहती है कि क्षेत्रीय दल हमको ये भी दे, बिहार में आरजेडी जेडीयू के बराबर ही हमको 10 सीट दे दे, वो व्यवहारिक तो नहीं हो सकता ना, वो एकदम व्यवहारिक नहीं होगा। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि आप वर्तमान परिस्थिति को देखिए, अपने जमीनी बेस को देखिए, अपने अंदर जो आपके जो स्लीपर सेल जो घुसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको पहचानिए और उसके बाद सारी रणनीति बनाइए। मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी में भी भाजपा के स्लीपर सेल है, जेपी सिंह जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हर पार्टी में उनके स्लीपर सेल है। हम मायावती पे तो एलिगेशन लगा देते हैं कि मायावती ईडी के प्रेशर में है, डर के नहीं आ रही है, वो अलग तरीके से एक ऑपरेशन है भाजपा का। लेकिन जो दूसरी पार्टियों में जो उन्होंने बंदे घुसा रखे हैं, कहीं अडानी साहब स्लीपर सेल के रूप में है ममता बनर्जी के पास, उसका क्या कीजिएगा? तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो सारे हर तरह के जो साम दाम दंड भेद है, इसके मुकाबले के लिए टाइम कम रह गया है। ये छोटी छोटी में जो विपक्ष जाया कर रही है खतरनाक है।
जी जेपी सर, जी क्या तीसरा मोर्चा संभव है या फिर दूसरे मोर्चे में यूपीए में ही पूरा कुछ एडजस्टमेंट करना होगा? नहीं सर, ये इस बार दो मोर्चे में लड़ाई होगी और एक तीसरा मोर्चा जो है, ये जो दो मोर्चे के मतलब विपक्ष में इस बार कम से कम 3 मोर्चे रहेंगे सर। एक मोर्चा कांग्रेस का यूपीए कह लीजिए या जो कह लीजिए, दूसरा मोर्चा जो है ये जो ममता बनर्जी के सीआर वाला एंगल बन रहा है, और तीसरा एक लेफ्ट फ्रंट तो है ही है, लेकिन अब लेफ्ट फ्रंट घोषित रूप से इनके साथ शामिल होने के बजाय टैक्टिकल अलायंस वहाँ करेगा बंगाल में और आपका जो है त्रिपुरा में और वहाँ, और बाकी जो है वहाँ पर तो मिली जुली कुश्ती होगी केरल में, आपको बता दें। बाकी जी आपके तमिलनाडु में जो है स्टालिन और वहाँ भी लेफ्ट की पार्टी और कांग्रेस इनका गठबंधन है। तो ये जो है ये चलता रहेगा। और संजीव जी ने बहुत सही ढंग से विश्लेषण किया कि जैसे आपने महाराष्ट्र में एक जूनियर पार्टनर बनने का आपने एक जो है गठबंधन में अपने सीटों के हिसाब से अगर आपने समझौता किया, तो बाकी जहां पर ऐसी स्थिति है वहां अभी आप जो है वो थोड़ा जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण रख के समझौता करना चाहिए। लेकिन अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश का सवर्ण और विशेषकर जो ब्राह्मण समुदाय है वो अपने को पैदाइशी और नैसर्गिक शासक मानता है, और वो मानता है कि उसके अलावा जो है किसी को भी शासन करने का अधिकार नहीं है। यहाँ का जो ब्राह्मण है वो चपरासी से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक हर पद पर स्वयं रहना चाहता है, चाहे 5% हो, चाहे 7% हो, चाहे 8%। यहाँ का जो ब्राह्मण है वो तुलसीदास की परंपरा है जो उन्होंने लिख दिया कि ब्राह्मण मूर्ख भी हो तो भी पूजनीय है। वो चाहता है कि वो मेहतर का काम करे, लेकिन शाम को जो है वो नहा धो के कपड़ा पहन के आपसे जाके पैर छुआ के आपसे जो है सत्यनारायण की कथा कहवाए। ये मानसिकता है। सपा से जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ वो पूरे मन का गठबंधन कांग्रेसियों ने नहीं किया था। कांग्रेसियों ने जहां उनको वोट चाहिए था वहां तो उन्होंने जो है सपा से जो है जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहां उनका वोट सपा को जिता सकता था, तो अगर कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घृणा करते हैं तो सपा से करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरू से उनको चुनौती देती आई है। जवाहरलाल नेहरू को यहाँ लोहिया चुनौती देते थे, बाकी उनके सामने कोई चुनौती देने वाला था नहीं। लोहिया जब पहली बार फर्रुखाबाद से चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में गए और अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश हुआ, उन्होंने नेहरू सरकार को हर मुद्दे पर इतना घेरा, उतना आज तक अटल बिहारी वाजपेयी ने इतने लंबे कार्यकाल में जो है नेहरू सरकार को, इंदिरा गांधी सरकार को नहीं घेरा होगा। लोहिया उसमें से नहीं थे कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीत लिया तो उनको दुर्गा जी बना दें, आपको बता दें। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है, और बाकी प्रदेशों से अगर आप उत्तर प्रदेश को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं गलतफहमी में रहेंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का मामला यह है। और कांग्रेस का पूरा वोट जो 2.5% बचा है, बाकी पूरा वोट अगर जातिगत कहें तो मुसलमान का वोट जो है वो सपा में शिफ्ट हो गया है मेजॉरिटी। दलित का वोट मायावती के साथ चला गया तो सपा दलित ये चली गई। बैकवर्ड में जो है जो आपके अहिर थे वो सपा के साथ चले गए, जो कुर्मी थे उसमें भी ज्यादातर आपके जो है उसके साथ चले गए हैं, भाजपा के साथ चले गए। ब्राह्मण मैक्सिमम जो है भाजपा के साथ चले गए हैं। तो सवाल, अच्छा ठाकुर हैं वो भी भाजपा के साथ हैं और ठाकुर मुख्यमंत्री है तो और समझ लीजिए कि उनके साथ चले गए हैं। बाकी हर कम्युनिटी का 70 से 80% वोट किसी पार्टी के साथ रहता है, 20 से 30% वोट फ्लोटिंग वोट रहता है जो अपने मन से देता है, क्योंकि उसमें भी रेबेल लोग हैं जो उसके भेड़ चाल नहीं चलते। तो ये स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति से अगर आप मध्य प्रदेश और बिहार को मिलाएंगे तो मामला बहुत अलग हो जाएगा, आपसे बता। तो सवाल ये है कि कौन किस में चला गया। अब आप सोचिए, बिहार में के रहने वाले आप संजीव भाई भूमिहार बिरादरी से आते हैं। संजीव भाई खुद बताएं, जो एक समय में जनसंघ मतलब भूमिहार होता था, क्या आज भाजपा माने भूमिहार है? मैक्सिमम लोग भूमिहारों का वोट जो है मतलब समझिए सरक गया है भाजपा से, आप समझ लीजिए। जो पहले एकदम एग्जैक्ट 70% जो मेजॉरिटी वोट है वो जो है मतलब भाजपा के साथ होता था। तो कहने का मतलब है समय के अनुसार, अपनी अस्मिता के अनुसार, अपने जातिगत जो है वो क्या कहते हैं स्वाभिमान के अनुसार भी बहुत वोट इधर जाता है उधर जाता है। हर गांव गांव में उत्तर प्रदेश के अगर कहीं विवाद है, जानते हैं, ठाकुर बनाम अहिर। मैक्सिमम पूर्वांचल के गांव में ठाकुर बनाम अहिर विवाद है, जान लीजिए आप। अब अहिर के साथ ठाकुर कैसे आएगा या ठाकुर के साथ अहिर कैसे आएगा, अब ये सोच का विषय है। और पंडित जी लोग हमेशा की तरह आप जानते हैं कि महीन चलते हैं, कब उधर भोजन करने लगेंगे कब इधर भोजन करने लगेंगे, कोई ठिकाना नहीं है।
हाँ संजीव जी, कहाँ कहाँ भोजन कर रहे हैं आप? देखिए मेरी बात सुनिए। ये एक बड़ा मतलब कि मैं मानता हूं कि एक अलग एंगल से कि बड़ी देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जातीय रूप से इतना ज्यादा विभाजित समाज है देश के अंदर, और हर जाति के अपने कुछ जो इश्यूज हैं उसको बड़े सिंबॉलिकली राजनीतिक दल उसको सामने रखते हैं, उसका वोट ले जाते हैं। अभी आपको 2 दिन से किसी दिन डिबेट कर लीजिएगा इस पे, कल परसों ही, कि राजस्थान में चुनावी वर्ष में जातीय सम्मेलन हो रहा है। अभी जाट महासम्मेलन हुआ था और कल ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ है, और सारे राजनीतिक दलों के लोग वहां पहुंचे हैं। और कर्नाटक में चुनाव होना है तो कर्नाटक में मतलब कि आदमकद मूर्तियों का एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि इस जाति के ये एक बहुत बड़े संत हुए हैं तो इनका 200 फीट का मूर्ति बनाओ, इस जाति के एक बहुत बड़े संत हुए हैं तो इनका। आज कहीं मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 10 बड़े बड़े आदमकद मूर्तियां पिछले 6 महीने से वही बनाया जा रहा है। सारे डेवलपमेंट के काम और विकास के काम छोड़ दिए गए हैं कि मूर्ति बनाओ, चुनाव के टाइम में एक जाति विशेष का वोट लो क्योंकि हम उसके संत का सम्मान दे दिए। तो ये वैसे ही अब भाजपा वाले कहीं थे, आप जाकर देखिएगा परशुराम का सम्मेलन कर रहे हैं, फिर कहीं क्षत्रिय समाज का सम्मेलन होने लगेगा, कभी किसी का सम्मेलन होने लगेगा। और बड़ी एक मैं दिलचस्प बात बोल रहा हूँ, किसी दिन इस पे भी डिबेट कीजिए कि उत्तर भारत की दलित पॉलिटिक्स इस समय कहाँ है, हिंदी बेल्ट की दलित पॉलिटिक्स कहाँ है, कि दलितों के इश्यूज है या दलित वोट किधर जाएगा 2024 में। तो मतलब कि जो जिस ढंग से जातीय भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा का पूरा डिजाइन है, जैसे पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, अब जाति वर्सेस जाति का एक जो बड़ा जो गुणागणित है उसका मुकाबला करने के लिए आखिर विपक्षी दलों के पास प्लान क्या है, ये एक बड़ी सोचने की बात है। कहीं ओबीसी वर्सेज एमबीसी, कहीं यादव वर्सेज कुर्मी, कहीं यादव वर्सेज राजपूत, कहीं भूमिहार वर्सेज राजपूत, मतलब इस तरह के जो टकराव है, दलित वर्सेज यादव, ये जो एक तरह का डिजाइन तय किया गया कि आपकी हिस्सा वो मार रहा है, आपका हिस्सा वो मार रहा है, इस तरह का डिजाइन तय करके उसका हल नहीं निकाला गया। अगर हिस्सा किसी का मारा गया तो उसका हल निकालने के बजाय समाज में उसके तनाव बढ़ाने की जो पूरी राजनीति है, वो भारत में अगले लगता है कैसे 10-20 साल और इसी तरह की राजनीति को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो उससे रियल जो इश्यूज हैं, किसी भी जाति का रियल इश्यू है, उसकी गरीबी, भूखमरी, उसका मतलब कि उसके साथ होने वाला भेदभाव, ये इशू टोटल खत्म किया जाता है। दलितों के साथ सबसे बड़ा इशू भेदभाव है दलितों के साथ, लेकिन उस इशू पे बात करने के बजाय किसी मतलब कि उसको दूसरी जातियों से भिड़ाना, ये जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बड़ा तेज हुआ है, इस पे विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए और तमाम समाज को सोचना चाहिए। फाइनल कमेंट्स जब भी सर। सर देखिए, जो जातिवाद घुस गया है राजनीति में, तो उस जातिवाद में या जो जाति की राजनीति में है, उसमें मामला व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह का भी बीमार जो है वो क्या कहते हैं, ऐसा होता है कि कभी कोई चीज आप लेते हैं तो एब्सोल्युटली जो है जो आप चाहते हैं वही नहीं लेते, आप उसकी अच्छाई के साथ उसकी बुराई भी लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए भूमिहार बनाम राजपूत मुख्यतः खेतीहर जातियां हैं, मुख्यतः वीर जातियां हैं, मुख्यतः दिमागी जातियां हैं। अब इनमें अगर जो लोग इनके छत्रप हैं उनमें अगर व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह है तो गोलबंदी के कारण वो जो है कभी एक नहीं होने पाएंगे। आपसे बता रहा हूं, ठाकुर बनाम ठाकुर, भूमिहार बनाम भूमिहार, वो जो व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह है ना, ये जो है वो क्या कहते हैं, ये फिर उसमें भी आ जाता है, राजनीति में भी आ जाता है। वो उसको आप दो गुट भी समझ सकते हैं कि ये गुट आपको जिताने पे लगा है तो ये गुट कहेगा कि यार ये जीत जाएंगे तो कुर्सी खाली नहीं होगी तो फिर हमारा क्लेम नहीं होगा, तो दूसरे गुट को हराने में लग जाता है। होल हार्टेडली जो है वो क्या कहते हैं, मतलब ये नहीं है कि नहीं हमारी पार्टी ने इनको खड़ा कर दिया तो हम मान लें। अब ये क्यों है, ये इसलिए है कि जब आप ऊपर से लादेंगे, जब आप डेमोक्रेटिक ढंग से आपस में ही नीचे से चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए जो है लोगों को जो है क्या कहते हैं आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप पिक एंड चूज करेंगे, तो नेचुरली जो दूसरा गुट है उसके पास क्या विकल्प है आपको हराने के अलावा, क्योंकि तो जानता है कि वो कभी लाइमलाइट में आएगा ही नहीं। कभी भी उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण लीडरशिप ने कभी किसी दूसरे को जो है उभरने दिया? उत्तर प्रदेश में बीपी सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो आप समझिए पूरी ब्राह्मण लॉबी उनके खिलाफ लग गई थी, ब्राह्मण डकैत सक्रिय हो गए थे और बीपी सिंह के भाई भी उसी में शहीद हो गए, वीर बहादुर सिंह भी जब बने थे तो यही सब हुआ था। आपसे बता रहे, तो कहने का मतलब है कि
आप जो है वो क्या कहते हैं किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आपका बस्ता ढोने के लिए पैदा हुआ है। बीपी सिंह ने जो आपका मंडल कमीशन लागू किया तो उन्होंने अगले 100 साल के लिए राजनीति की एक दशा और दिशा तय कर दी कि अब जो है जो भी ओबीसी और दलित को माइनस करके राजनीति करना चाहेगा तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसको भाजपा ने तुरंत समझ लिया कि हम कमंडल की राजनीति करेंगे, लेकिन कमंडल ढोने वाले केवल सवर्ण जाति के ही लोग रहेंगे, तो 5-10%, 15% रहेंगे ना, 85% तो हमारे साथ रहेंगे नहीं। तो उन्होंने उसके साथ साथ उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग अपने यहाँ बिना घोषित किए, बिना जो है कमंडल घोषित किए मंडल को घुसाया। हर स्टेट में उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं बैकवर्ड ओबीसी और इनको जो है क्या कहते हैं मतलब आगे बढ़ाने, उनको मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया। ठीक है, उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उसको उन्होंने ज्यादातर ब्राह्मण रखा, लेकिन आपका जो देखेंगे कि मुख्यमंत्री के चेहरे में एक फडणवीस ब्राह्मण थे, बाकी कोई ब्राह्मण नहीं। अब खट्टर साहब के बारे में मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण है कि क्या है, पंजाबी है तो कहीं नहीं है, कोई किसी स्टेट में नहीं, आप चाहे कहीं देख लीजिए। वसुंधरा राजे जाट और नहीं तो सिंधे, आपका क्या कहते हैं चौहान जो है लुनिया, आपके रघुवर दास भी इसी तरह, खट्टर साहब पंजाबी। केवल एक फडणवीस थे जो मतलब क्या कहते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे, तो वहां भी जब तक वो थे तो मुंडे और जो है और महाजन फैमिली और मुंडे फैमिली और जो बैकवर्ड लोग हैं उनका लगातार उनको भीतर भीतर विरोध क्या क्या मतलब सामना करना पड़ा, आपसे बता रहे, वो भी निर्द्वंद नहीं रहे। और फिर अभी सिंधे मुख्यमंत्री हैं तो उनको जो है डिमोशन करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। तो आप देखेंगे कि जो है उनको उन्होंने जल्दी समझा। कांग्रेस को समझने में थोड़ा देर हुई, क्योंकि कांग्रेस को समझते समझते समझ में आया कि अगर हम जो है वो क्या कहते हैं केवल 5% और 10% वाली ही राजनीति करते रहेंगे तो फिर हमारा समाज में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस 2023 में, जिसको और लोग जो है बीपी सिंह के बाद कुछ ही दिन बाद समझ गए थे, कांग्रेस को समझने में 2023 आ गया। कांग्रेस को समझने में कि जूनियर पार्टनर बनेंगे, तमिलनाडु में भी पहले वो जूनियर नहीं बनना चाहती थी, वो आपका क्या कहते हैं कर्नाटक में भी जूनियर नहीं बनना चाहती थी, वो महाराष्ट्र में भी जूनियर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसको समझ में आ गया कि हम जूनियर पार्टनर नहीं बनेंगे तो हमारी एक सीट का भी खाता खुलना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरी पार्टी कहीं से पैदा थोड़ी हुई है, इन्हीं के अधिकांश लोग जातीय समीकरण और अन्य समीकरणों से या तो दूसरी पार्टी बना लिए हैं या दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और क्यों बना लिए हैं? क्योंकि जब आप उनको अपनी पार्टी में कुछ लोगों को जो है आप प्रश्रय देने के लिए उनकी उपेक्षा करेंगे तो उनके सामने अपने सर्वाइवल के लिए जगह कहाँ है? क्यों नहीं वो आपसे अलग हो जाएंगे? क्यों आपका बस्ता ढोएंगे? आपसे बता, ये बस्ता कई जगह उन्हीं से निकले हुए लोग ढो रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा क्या है, आप बताइए हमको। आप किस कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं ना। आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस से ही निकले हैं, हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से ही निकले हैं, सतपाल मलिक थे, और जो इनके गवर्नर तमाम जो कांग्रेस से निकले हुए हैं, और जो और पार्टी में इनके नेता है तो उन्हीं से निकले हुए हैं। या जिन लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी बनाई उनमें से भी अधिकांश इन्हीं में से निकले हुए लोग हैं। तो निकले हुए हैं तो वहां आप जो है उनके ऊपर दूसरों को लादते थे, वहां राजनीति होती थी, आपके टांग खींची जाती, तो आपने कहा चलो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अलग से लड़ेंगे। ममता बनर्जी क्या है, इन्हीं में से निकली हुई है ना। लेकिन जब ममता बनर्जी थी तो वहां जो है वहां की राजनीति में ममता बनर्जी को सेकेंडरी रखते थे, और ममता बनर्जी जो है जिन्होंने अलग पार्टी बना ली, और अलग पार्टी बनाने के बाद जिनको वहां वो प्राथमिक रखते थे वो ममता बनर्जी के साथ शामिल हो गए और ममता बनर्जी की सरकार में जूनियर मंत्री बने ममता के अंडर में। हालांकि मर गए आज की डेट में वो। और एक समय था कि उनके लिए आपने ममता बनर्जी को जो है मतलब किनारे लगाने। तो भाई कांग्रेस में ये जो छत्रप की राजनीति अभी तक चलती रही कि ये है तो इनको किनारे लगा दो, वो है तो उनको किनारे लगा दो, ये सबका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है, और अगर नहीं समझी तो आगे भी भुगतेगी। शुक्रिया सर आप दोनों का, और अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। विचारधारा और राजनीति, मैनिफेस्टो का क्या महत्व है, और कांग्रेस के सामाजिक दस्तावेज पर चर्चा करने वाला हूं रायपुर अधिवेशन का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों पूरा वीडियो देखते सुनते और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।